हेलो प्यारे बच्चों। क्या हाल चाल आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। तो नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो देखिए अपने कर रहे थे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है विद्युत धारा। ठीक है ना। तो आज जो अपने टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं पार्ट नंबर 15 है इसका। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। ठीक है ना, आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत भी आती है। तो मैं अपनी तरफ से समझाने की पूरी ट्राई करूँगा। आपको भी इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है, याद करना है। और हालांकि इसका कुछ पार्ट आपके केमिस्ट्री में भी है, इस टॉपिक का सेल के बारे में वहाँ सारा चैप्टर ही आता है विद्युत रसायन के नाम से। ठीक है ना। तो वहाँ आपने अगर पढ़ रखा है तो फिर आपको समझने में आसानी होगी, या अगर जब आप पढ़ लोगे तो इस टॉपिक को दोबारा पढ़ना आप। ठीक है ना। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एक नई एनर्जी के साथ बच्चों। तो देखो बच्चों इस टॉपिक में आपके है तो ज़्यादातर परिभाषाएं। ठीक है ना। लेकिन परिभाषाएं भी बहुत अच्छी तरीके से आपको याद रखनी है। तो देखो सबसे पहली जो परिभाषा है उसको क्या है, विद्युत सेल। ठीक है, विद्युत सेल। तो जो अपना टॉपिक है उसको इंग्लिश में नाम पढ़ लो, इंग्लिश भी आप याद रखा करो अगर आप इंग्लिश मीडियम वालों के बराबर चलना चाहते हो, हिंदी मीडियम वाले। सेल विद्युत वाहक बल को बोल देते हैं अपने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टर्मिनल वोल्टता को टर्मिनल वोल्टेज, एंड आंतरिक प्रतिरोध यानी इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है ना। तो इसको ईएमएफ भी बोल देते हैं सेल का, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को शॉर्ट में आपने ईएमएफ पढ़ा होगा। समझ आई। तो अब देखो सबसे पहले विद्युत सेल। तो सेल क्या होता है ये आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में अगर टॉपिक पढ़ रखा है तो, कि विद्युत सेल वह युक्ति है जो किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह के काम में आती है। यानी कि जब भी अपने को सर्किट में करंट चाहिए होता है, वोल्टेज चाहिए होती है, तो उसके लिए अपने क्या करते हैं, विद्युत सेल का यूज करते हैं। समझ आई बात। तो विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित जब भी करवानी होती है अपने को, तो तब क्या करते हैं, अपने सेल को काम में लेते हैं। और इसमें क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ये जो सेल होता है, सेल में अपने कुछ रसायन डालते हैं, कुछ पदार्थ डालते हैं, और उन्हीं पदार्थों से अपने को विद्युत ऊर्जा मिलती है जो विद्युत धारा के रूप में होती है। तो समझ आई इतनी बात। भाई सेल अपनी छोटी क्लासों में भी पढ़ा हुआ है कि सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सेल में रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा चेंज होती है। ठीक है। अब देखो सेल की सामान्य संरचना दिखा रखी है यहाँ पे भी, सेल होता कैसा है। तो सेल की सामान्य संरचना जो विद्युत सेल है इसमें अपने क्या करते हैं कि ये दो टर्मिनल लेते हैं अपने। ठीक है, दो टर्मिनल ले लेते हैं। ये दो अलग अलग रॉड होती हैं। समझ आई बात। दो अलग अलग रॉड होती हैं। आप अगर एक्सपेरिमेंट भी करोगे ना फिजिक्स में भी, अपने डेनियल सेल, लेक्लांशी सेल वो आएंगे, और इसकी स्ट्रक्चर भी आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, तो उसमें दो अपने टर्मिनल लेते हैं और इसको एक विद्युत अपघट्य पदार्थ होता है इसमें रख देते हैं। ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब ये सेल के दो टर्मिनल ये अलग अलग धातुओं से बने हुए होते हैं। ठीक है। तो ये भी धातु होते हैं और ये विद्युत अपघट्य भी क्या होता है, एक चालक होता है। तो यहाँ पे जो पी और एन टर्मिनल मैंने लिखा है, यहाँ पे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, एक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और एक पे नेगेटिव। इस विद्युत अपघट्य के अंदर जब डुबो देते हैं तो वहाँ आयन बन जाते हैं, कुछ आयनों का इधर उधर हो जाता है। तो जिससे क्या है, एक टर्मिनल पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, एक पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आने से जो इनका विभव है, इसका पॉजिटिव विभव हो जाता है और इसका नेगेटिव विभव हो जाता है। तो अगर इन दोनों के मध्य अंतर निकाल लें विभवों को, तो यहाँ पर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। तो अपने को पता है कि विद्युत धारा अगर किसी परिपथ में आपको प्रवाहित करवानी है तो उसके लिए विभवांतर होना आवश्यक है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि जब अपने किसी, मान लो किसी जगह पानी का प्रवाह करवाना हो, तो वहाँ पे दाबों का अंतर होना जरूरी है। एक उच्च दाब होना चाहिए, एक निम्न। तभी अपने टैंकी छत पर रखते हैं, ना कि नीचे फर्श पर रखते हैं। छत पर रखते हैं, वहाँ पर क्या होता है, उच्च दाब होता है और नीचे निम्न दाब होता है, तो पानी उच्च से निम्न दाब की ओर आता है। तो बिल्कुल उसी तरह से आवेश को प्रवाहित करवाने के लिए या विद्युत धारा के लिए अपने को क्या चाहिए होता है, विभवांतर। तो वो विभवांतर उत्पन्न करने के लिए अपने दो तो टर्मिनल लेते हैं और एक विद्युत अपघट्य पदार्थ ले लेते हैं। जिससे क्या हो जाता है, एक जो टर्मिनल है वो तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, दूसरे पर नेगेटिव आ जाता है। अब कैसे आता है वो सारा आप विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला जो चैप्टर उसमें आप पढ़ लोगे। ठीक है ना। ना ही अपना फिजिक्स में इतना है, वैसे टॉपिक है बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक, लेकिन अपने को तो यहाँ पे डेफिनेशंस पढ़नी है। फिजिक्स में जितना यूज होगा उतना ही पढ़ना है बस अपने को। ठीक है ना। और ना ही ज़्यादा आपको माथा मारना है इस पर। तो इसमें मैंने लिखा भी हुआ है कि विद्युत सेल में चित्रानुसार क्या होता है, पी और एन दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक को कैथोड एक को एनोड बोल देते हैं।
ठीक है। और ये कैथोड एनोड भी अलग अलग सेलों के हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। किसी में कैथोड पॉजिटिव होता है, वो दूसरा नेगेटिव होता है, किसी में एनोड पॉजिटिव होता है। तो वो सामान्य क्या है कि इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, तो ये विद्युत अपघट्य में डूबे रहते हैं। वह विद्युत अपघट्य से आवेशों का आदान प्रदान करते हैं, तो आवेशों का आदान प्रदान कर लेते हैं विद्युत अपघट्य से। ये वाले जो इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है, या जो टर्मिनल बोल देते हैं इनको, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, विभवांतर उत्पन्न होता है। और इस विभवांतर का मान अपने मान लिया कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है या पॉजिटिव है उसका विभवांतर V प्लस है और इसका नेगेटिव का V माइनस है, क्योंकि जिस पर पॉजिटिव चार्ज है विभवांतर पॉजिटिव होगा, जिस पर नेगेटिव हो वो नेगेटिव होगा। तो जो इसके मध्य विभवांतर, ये तो क्या है, विभवांतर उत्पन्न होता है। एक पर विभव V प्लस है, एक पर V माइनस है। तो जो विभवांतर होगा वो V प्लस माइनस में V माइनस का हो जाएगा। तो V प्लस और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो V प्लस प्लस V माइनस, यानी आप ऐसे कह सकते हो कि अगर मान लो एक का विभव 3 वोल्ट है, दूसरे का -2 वोल्ट है, ठीक है। तो अब अपने को इनका अंतर निकालना है, तो आप क्या करोगे, 3 माइनस में माइनस का 2 करोगे, दोनों का अंतर निकालना है विभवों का। इन दोनों का अंतर अगर मैं आपको कह दूं तो ऐसे ही निकालोगे। तो ये 3 + 2 यानी कि कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो अपने को सेल का मिलता है ना, जो वोल्टेज मिलती है, अभी अपने कह देते हैं भी जैसे बैटरी में डालते हैं अपने या रिमोट में डालते हैं, 1.5 वोल्ट का सेल होता है जो वो, तो उसमें वास्तव में पता है क्या होता है बच्चों, ठीक है, उसमें वास्तव में होता है कि जो पॉजिटिव है और नेगेटिव है, इन दोनों का विभवांतर आपको दिया होता है। मान लो आपके पास 5 वोल्ट की बैटरी है, तो उसका 5 वोल्ट का मतलब इसके दोनों टर्मिनलों के मध्य विभवांतर कितना है, 5 वोल्ट है। और सामान्यतः अपनी सुविधा के लिए अपने ऐसा मान लेते हैं भी इस पर तो 0 वोल्ट का विभवांतर और इस पे +5 वोल्ट का विभवांतर है पॉजिटिव पर, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि मान लो इस पर अगर -2 वोल्ट का विभवांतर है, तो इस पर 3 वोल्ट का विभवांतर होगा और दोनों का अंतर कितना होगा, 5 वोल्ट होगा, ठीक है। दोनों का विभवों का अंतर 5 वोल्ट हो जाएगा। तो अपने क्या करते हैं कि अपने दोनों में प्लस का 2 कर देते हैं, +2 कर दिया, इधर भी +2 कर दिया। तो अब ये क्या है, 0 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, 5। तो अपने सापेक्ष लेते हैं भी एक के सापेक्ष दूसरा कितना ज्यादा है। तो अपने क्या करते हैं कि नेगेटिव टर्मिनल को एक मूल बिंदु की तरह मान लेते हैं। जैसे आप सापेक्ष गति पढ़ते थे ना 11वीं क्लास में, कि मूल बिंदु क्या होता है, 0 0 होता है, उसके रिस्पेक्ट ही अपने, उसके सापेक्ष ही अपने सारी गतियां लेते हैं, ठीक है, या सारी दूरियां लेते हैं। तो बिल्कुल ऐसे होता है कि अब देखो कि वास्तव में तो इसका कुछ ना कुछ विभवांतर होगा इस टर्मिनल का। मान लो इसका -3 वोल्ट है और इसका 5 वोल्ट है, ठीक है। तो अब दोनों का विभवांतर अगर अपने निकालना चाहें तो ये कितना आ जाएगा, 5 माइनस का -3 और 5 + 3 कितना हो गया, 8 वोल्ट। तो अब अपने ऐसे मान लेते हैं कि प्लस का 8 वोल्ट और इसका 0 वोल्ट है। अंतर तो यहां पर भी कितना रहा, 8 का ही रहा, या अपने को तो अंतर से ही मतलब है, और अंतर यहां पर भी 8 का ही रहा। बस अपने क्या किया कि मान लिया कि -3 को क्या मान लिया, जो 0 मान लिया। जब -3 को 0 मानेंगे तो 5 को क्या मानना पड़ेगा, 8 मानना पड़ेगा। तो अपने मान के चलते हैं यहाँ पे, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो जो 5 वोल्ट की बैटरी है वो विभवांतर होता है दोनों टर्मिनलों के मध्य। तो बस अपने को तो ये याद रखना है कि दोनों टर्मिनलों के मध्य विभवांतर होता है। अब नेक्स्ट है सेल का विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल देखो क्या होता है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल की परिभाषा देखो इसकी, कि जब सेल खुले परिपथ में होता है, अर्थात बाह्य परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती है इससे, तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉनों के मध्य उत्पन्न विभवांतर इसका विद्युत वाहक बल कहलाता है और इसे ई से दर्शाते हैं। अब वैसे तो जो ये ई है ना, इसको ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, वैसे तो ई ऐसे होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये ग्रीक भाषा का सिंबल लिया हुआ है, इसको वैसे ईटा बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ईटा बोल देते हैं, लेकिन जनरली अपने इसको ई पढ़ लेते हैं क्योंकि इसकी शेप कैसी है, ई जैसी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको ई कहूँगा, लेकिन वैसे ईटा है ये, ठीक है ना। तो अब देखो अपने को चिन्ह से कोई मतलब नहीं है इतना ज़्यादा। कई बुक्स में आपको ई भी लिखा हुआ मिलेगा, ये वाला, ठीक है ना, ई भी लिखा हुआ मिलेगा। तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या है चिन्ह है। ई आता है तो ई लिख दो, अगर ईटा लिखना आता है तो ईटा लिख दो, वो कोई बात नहीं। तो अब देखो है क्या सेल का विद्युत वाहक बल, वास्तव में क्या है कि जब सेल आपका क्या है, खुले परिपथ में होता है, मतलब सेल आपका बस ऐसे है, खुला हुआ है दोनों सिरों से। तो अब मुझे ऐसे बताओ कि सेल से विद्युत धारा प्रवाहित होगी क्या कहीं। आपका सेल बस ऐसे ही पड़ा हुआ है, भी आपको एक दे दिया, अभी बैटरी का सेल दे दिया जैसे आपको,
बैटरी का सेल दे दिया, या आप जैसे मान लो रिमोट में डालते हो वो वाला सेल ले लिया, तो अगर सेल को आपने हाथ में पकड़ रखा है तो मुझे बताओ उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है? नहीं होती है विद्युत धारा प्रवाहित। तो अब जो इसके सिरों का विभवांतर है, मतलब इन दोनों सिरों के मध्य जो विभवांतर है, इस विभवांतर को ही अपने क्या बोल देते हैं? सेल का विद्युत वाहक बल बोल देते हैं। मतलब सेल आपका सर्किट में नहीं लगा होना चाहिए, अकेला होना चाहिए। तो अकेले के सिरों का जो विभवांतर होगा उसको अपने ई से लिखेंगे। अब इसको अपने क्या बोल देते हैं? इसका नाम ये खुला परिपथ। मतलब आपका जो सेल है वो परिपथ में कहीं भी नहीं लगा हुआ, खुला पड़ा हुआ है बस वो, ठीक है, दोनों टर्मिनल खुले हुए हैं उसके। तो तब इसके सिरों का विभवांतर क्या होता है? दोनों टर्मिनलों के मध्य का विभवांतर इसका सेल का विद्युत वाहक बल होता है। अब नेक्स्ट, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। मैं आपको एक चीज़ आपको और बता रहा हूँ बच्चों, ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो पूरे फ्री माइंड होके देखनी है वीडियो, आपके दिमाग कहीं और नहीं होना चाहिए, फिर ये टॉपिक समझ नहीं आएगा। मुझे पता है इस टॉपिक में बच्चों को दिक्कत आती है, वो समझ नहीं पाते कि क्या होता है ईएमएफ और क्या होता है टर्मिनल वोल्टता, अंतर क्या है दोनों में। तो मैं अपनी तरफ से समझाने की आपको पूरी ट्राई करूंगा, आपको समझना है वैसे अच्छे तरीके से, एक एक शब्द पर ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूँ। अब आता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो क्या होता है आंतरिक प्रतिरोध? की जब सेल से किसी बाह्य विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है तो यह धारा सेल के विद्युत अपघट्य से भी गुजरती है, और यह विद्युत अपघट्य धारा के प्रवाह को रोकता है या परिमित प्रतिरोध उत्पन्न करता है, और यही क्या है? प्रतिरोध सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। भाई देखो क्या होगा अगर मैं यहाँ पे इस डायग्राम की बात करता हूँ, इस वाले की। ये आपका सेल बन गया एक, ये इसके दो टर्मिनल है, ये पी से पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। अब आपने क्या किया कि पहले तो ये सेल बिल्कुल ऐसे फ्री पड़ा हुआ था, तो तब इसके सिरों का विभवांतर हो गया ई विभवांतर हो गया। अब आपने क्या किया कि सेल के दोनों टर्मिनलों से ऐसे तारे लगा के और यहां पर एक प्रतिरोध आर लगा दिया। तो जब अपने प्रतिरोध लगा देंगे तो अब ये सर्किट पूरा हो गया। तो सर्किट पूरा हो गया तो अब क्या होता है कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाती है, ऐसे आई। तो ये वाली आई धारा ऐसे प्रवाहित होती है, ऐसे आएगी, फिर इस टर्मिनल से, फिर सेल के अंदर जो विद्युत धारा है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगी, फिर यहाँ से ऐसे जाएगी, फिर ऐसे। मतलब विद्युत धारा जब भी प्रवाहित होती है एक लूप में प्रवाहित होती है। लूप समझ गए ना आप? एक बंद पथ में प्रवाहित होती है। आप ऐसे नहीं भी टर्मिनल खुला छोड़ दो विद्युत धारा आ जाएगी। अब मुझे आप बताओ भी, जब तार टूट जाती है, कोई भी बिजली वाली तार अपने घरों के बाहर होती है, तो घरों में लाइट आती है या नहीं आती? नहीं आती है, लाइट तभी ऑफ हो जाती है। मतलब विद्युत धारा के प्रवाहित होने के लिए एक चक्कर चाहिए, लूप चाहिए। और वो लूप अगर मैं सामान्य अपने डेली लाइफ में बात करूं तो दो तारों के मध्य आती है। एक तार से तो करंट चलता है, दूसरी तार साथ में विभवांतर उत्पन्न करने के लिए लगाते हैं, जो आपका बिजली घर है मेन, वहां पे ग्राउंड में दबाई हुई होती है। तो विद्युत धारा एक तार से ऐसे प्रवाहित होकर और दूसरे से जाके और यहाँ धरती में चली जाती है, ठीक है ना। वो अलग प्रोसेस है, सारा टॉपिक अलग है, लेकिन फिर भी आपको मैं ऐसे बता रहा हूँ कि एक बंद पथ चाहिए होता है विद्युत धारा को प्रवाहित होने के लिए। अब आप कहोगे कि सर यहाँ तो विद्युत अपघट्य पदार्थ है, तो विद्युत अपघट्य पदार्थ भी तो चालक ही होता है, तो इसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो अब जब आपकी विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाती है, किसी सर्किट में अपने सेल को लगा देते हैं, तो ये वाला जो करंट है आपका, आई करंट इसमें प्रवाहित हो रहा है, ये करंट आपका विद्युत अपघट्य से भी गुजरता है, ठीक है। विद्युत अपघट्य से गुजरता है, और विद्युत अपघट्य में आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के आयन होते हैं। अब आपको पता है विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है वो तो होती है इलेक्ट्रॉनों के कारण। अब जब इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होगी आपके विद्युत अपघट्य में से, मतलब इलेक्ट्रॉन जाएंगे और उनके रास्ते में क्या आ जाएंगे? आयन आ जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन जब आयन के साथ टकराएंगे तो क्या होगा? इनका पथ विचलित होगा, इनको आगे जाने में दिक्कत होगी। मतलब सीधी सी बात ये है कि जो आयन है उसके कारण क्या हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉनों के पथ में बाधा उत्पन्न हो जाती है, जिसको अपने प्रतिरोध बोल देते हैं। तो मतलब जो विद्युत अपघट्य है इसका भी खुद का प्रतिरोध होता है। तो जब अपने सेल को किसी परिपथ में लगा देते हैं और उससे विद्युत धारा प्रवाहित करवाने लग जाते हैं, तो वही विद्युत धारा सेल के विद्युत अपघट्य से गुजरती है, और उस विद्युत अपघट्य से गुजरने के कारण विद्युत धारा के पथ में बाधा उत्पन्न होती है, या आप कह सकते हो प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है। इस विद्युत अपघट्य द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध को ही अपने क्या बोल देते हैं? आंतरिक प्रतिरोध। क्योंकि सेल के अंदर है ये वाला प्रतिरोध, सेल के अंदर है ना, तो इस कारण सेल का क्या बोलेंगे? आंतरिक प्रतिरोध इसको कहेंगे।
समझ आई बात? मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से ट्राई की है पूरी। तो वही चीज़ है, अब दोबारा पढ़ो यहाँ पे, दोबारा परिभाषा पढ़ते हैं कि जब सेल से किसी बाह्य विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है, अभी किससे सर्किट में जोड़ दिया, सेल से विद्युत धारा प्रवाहित कब होगी? जब सेल के दोनों टर्मिनल ओपन है, आपने कहीं पे नहीं लगाए हुए, तो विद्युत धारा उसमें प्रवाहित होती नहीं है। जब आपने किसी परिपथ पर लगा दी तो विद्युत धारा प्रवाहित हो गई, और यह धारा सेल के विद्युत अपघट्य से भी गुजरती है, विद्युत अपघट्य से गुजरती है, और यह विद्युत अपघट्य धारा के प्रवाह को रोकता है, या परिमित, परिमित का मतलब एक छोटा, परिमित एक सीमित प्रतिरोध, ठीक है ना, ये ज़्यादा बड़ा नहीं, बहुत ही कम होता है इस प्रतिरोध का मान, लेकिन नगण्य नहीं मान सकते आप इसे, उत्पन्न करता है। और यही प्रतिरोध सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है, क्योंकि सेल इसी से बना होता है, इस विद्युत अपघट्य से ही बना होता है, और वही विद्युत अपघट्य सेल के रास्ते में बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि एक आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है, परंतु सामान्यतः व्यवहारिक सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान नियत होता है, और जो इसका चिन्ह होता है वो ऐसे होता है। भी देखो, बैटरी अपने ऐसे लगा देते हैं, ठीक है, भी आपने कह दिया ये 10 वोल्ट की बैटरी है, तो अब 10 वोल्ट की बैटरी है, मतलब क्या है कि ये एक आदर्श सेल है, ठीक है। आपने यहाँ पर प्रतिरोध नहीं दिखाया, डायरेक्ट कह दिया 10 वोल्ट की बैटरी है, लेकिन कोई भी सेल आदर्श सेल नहीं होता। कोई ऐसा सेल आप बना सकते हो क्या जिसका जो विद्युत अपघट्य है उसका प्रतिरोध हो ही ना, फिर तो उसको मैं मान लूंगा, लेकिन विद्युत अपघट्य अगर भरोगे तो उसमें आयन होंगे, और आयन होंगे तो प्रतिरोध होगा ही होगा। तो अपना जो वास्तविक सेल का चिन्ह होता है वो ऐसे होता है, सेल का चिन्ह है जो सही में है, बिल्कुल 100% है सही, वो ये होता है, ठीक है ना। जो अपने बनाते हैं वो थोड़ा गलत होता है, लेकिन अपने सुविधा अनुसार बना लेते हैं। ये यहाँ पे स्मॉल आर दिखा रहा है इसका आंतरिक प्रतिरोध, ये इकट्ठे रहेंगे, ऐसे नहीं भी आप इसमें से ये वाली चीज़ अलग कर दोगे, भी ये आर प्रतिरोध अलग लगा हुआ और सेल अलग है, बिल्कुल ये अलग अलग नहीं है, ये सेल के अंदर का ही प्रतिरोध है। बस इसको दिखाने का तरीका ऐसा होता है, उस सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अपने क्या दिखा देते हैं कि यहाँ पे क्या है, एक स्मॉल आर छोटा प्रतिरोध है, इसको स्मॉल आर से दर्शाते हैं अपने। समझ आई बात? तो ये पूरा चिन्ह सेल का ही है, ना कि सेल और प्रतिरोध अलग अलग है, ठीक है ना। सेल का ही प्रतिरोध है ये स्मॉल आर, सेल के अंदर होता है ये वाला प्रतिरोध, तो आपको कभी भी इसको अलग अलग नहीं समझना है। समझ आई बात? अब आता है सेल की टर्मिनल वोल्टता, ठीक है ना। सबसे यानी जो कंफ्यूजिंग है वो यहीं से स्टार्ट होता है कि जब सेल से बाह्य प्रतिरोध में या परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है, अर्थात सेल बंद परिपथ में होता है, मतलब अब आपने क्या कर दिया, सेल के दोनों टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया, किसी से भी प्रतिरोध से कनेक्ट कर सकते हो, किसी चीज़ से विद्युत परिपथ बना दिया, तो सेल के दोनों टर्मिनलों के मध्य विभवांतर उसकी टर्मिनल वोल्टता कहलाता है, और टर्मिनल वोल्टता को V से दर्शाते हैं। भी अब देखो क्या होगा कि अगर मैं इसी डायग्राम की बात करूं तो देखो, जब आपने ये ऊपर वाला परिपथ नहीं लगाया हुआ था, ऊपर वाला परिपथ नहीं लगाया, तो तब इन दोनों बिंदुओं के मध्य क्या है, विभवांतर है, वो क्या होता है, स्मॉल ई से आप इसको दर्शाते हो, ईटा से दर्शाते हो ई से, और इसको आपने क्या बोला था, सेल का विद्युत वाहक बल। लेकिन जब आप क्या कर देते हो, यहां एक प्रतिरोध लगा देते हो, तो अब क्या है कि यहाँ पे धारा चलनी स्टार्ट हो जाती है, इस प्रतिरोध में से धारा गुजरती है, और प्रतिरोध में से धारा गुजर के और आगे कहाँ से जाती है, इस विद्युत अपघट्य में से जाती है, और यहाँ पे सेल के अंदर ये इस बी से ए की तरफ जाती है। तो अब इसका प्रतिरोध कितना है, स्मॉल आर है। तो अब देखो होगा क्या कि जब आप इन दोनों पॉइंट के मध्य, अब सेल के दोनों पॉइंट के मध्य विभवांतर निकालोगे, तो वो ई ना आके कुछ और आता है, और उसका मान V मान लेते अपने। वो V क्या है, थोड़ा सा ई से कम होता है, मतलब अगर आप ई को 10 वोल्ट मानते हो तो ये लगभग 9.8 वोल्ट के करीब आता है, ठीक है ना, इतना आता है। तो अब ये क्या बात होगी, एक्सपेरिमेंटली चीज़ देखी भी, जिस सेल का अपने कोई भी चीज़ नहीं लगाई हुई, यानी उसको परिपथ में नहीं लगाया, तब तो उसकी वोल्टेज है 10 वोल्ट, लेकिन जब अपने प्रतिरोध लगा दिया, जिसको सर्किट में लगा दिया, तब उसकी वोल्टेज 9.8 ही हो जाती है। तो मतलब 0.2 वोल्टेज कहाँ गई, 0.2 वोल्टेज कहाँ गई, तो वो 0.2 वोल्टेज अपने क्या है, टर्मिनल वोल्टता, और सॉरी वो 0.2 वोल्टेज का चक्कर निकालने के लिए अपने एक नई चीज़ परिभाषित की, वो क्या है, सेल की टर्मिनल वोल्टता। कह देते हैं कि जो ये पहले वाली वोल्टेज थी, ये तो विद्युत वाहक बल था, और ये क्या है, टर्मिनल वोल्टेज।
अब आप कहोगे कि सर 0.2 वोल्ट गया कहाँ पे इसका, तो वो क्या है कि देखो, एक चीज़ मैंने आपको ये बताई थी, उससे पहले मैं आपको कंफर्म कर दूं एक चीज़, कि अगर आपका मान लो यहाँ पे ई ना होके डायरेक्ट वी है, आप वोल्टेज वी लेते हो इसकी, तो जो इसके सिरों की वोल्टेज है और वही इसके सिरों की वोल्टेज, अगर एक ही प्रतिरोध लगा रखा है आपने, ठीक है, ये दोनों वोल्टेज क्या होती है, बराबर होती है। अगर ये वी है तो ये भी क्या होगी, वी होगी। समझ आई इतनी बात। अब देखो होता क्या है कि जब आप इसमें से धारा प्रवाहित करवाते हो ऊपर वाले प्रतिरोध में से, तो यहाँ से धारा जाती है। तो आपने एक चीज़ पढ़ी हुई है कि अगर मान लो आपके पास 3 प्रतिरोध क्या हैं, ऐसे श्रेणी क्रम में संयोजित है। अब बहुत ही यानी श्रेणी क्रम का यूज देखो आ गया ना। आप टॉपिक तभी इस कारण छोड़ नहीं सकते हो कि कह दोगे कि सर आप ये वाले करवा दो, दूसरे छुड़वा दो। तो एक चीज़ देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ कहूँ 10 वोल्ट है, तो आपको पता है कि ये वोल्टेज यहाँ पे बढ़ जाती है V1 V2 और V3 के रूप में, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है 5 वोल्ट, यहाँ पे आ जाता है 3 वोल्ट, और यहाँ पे आ जाता है मान लो 2 वोल्ट। लेकिन टोटल इन वोल्टेज का मान क्या होता है, इस 10 वोल्ट के बराबर होता है। इतनी बात पड़ी हुई है ना आपने। टर्मिनल वोल्टेज एक बार छोड़ दो, ये चीज़ मुझे बताओ समझ आई क्या नहीं। जब आपने श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा था तो उसमें क्या आया था कि 5, 3 और 2 वोल्ट आपकी वोल्टेज आती हैं। ऐसे अगर 10 वोल्ट है, मतलब जितनी वोल्टेज आप लगाते हो वो हर एक प्रतिरोध पर बंट जाती है उनके प्रतिरोधों के अनुपात में। ये चीज़ आपने श्रेणी क्रम में पढ़ी हुई है। श्रेणी क्रम में वोल्टेज अलग अलग होती है, करंट की वैल्यू सेम रहती है। इतनी बात समझ में आई। तो मतलब श्रेणी क्रम में वोल्टता बंट जाती है, बंट जाती है ना। तो अब इसी बात पर रहना आप। अब अगर मैं आपको ऐसे कह दूं, यहां पे एक डायग्राम बना दूं मैं भी, आपके पास क्या है, एक सेल है, ठीक है। इस सेल का एक ये क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है, और यहाँ पे क्या है, एक दूसरा प्रतिरोध लगा हुआ है, और इस सेल की टोटल वोल्टेज ई है, ठीक है। सेल से जो धारा प्रवाहित हो रही है वो आई है। इस प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टेज है वो क्या है, वी है, और इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वह स्मॉल आर है। तो आप कहोगे कि सर इसके सिरों की वोल्टेज, इस जो प्रतिरोध है इसके सिरों की वोल्टेज आई इंटू स्मॉल आर होगी, क्योंकि आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो अब होता क्या है वास्तव में बच्चों, कि जो ये ई है, यानी जो आपका क्या है, ईएमएफ है या विद्युत वाहक बल है, ये वोल्टता दो प्रतिरोधों पर बढ़ जाती है। कुछ वोल्टेज तो इस प्रतिरोध पर आ जाती है जो आपने बाहर लगाया हुआ है आर, और कुछ वोल्टता आपकी आंतरिक प्रतिरोध ले लेता है। मतलब 10 वोल्ट यहाँ पे टोटल था तो 9.8 इस पे आ जाता है, और 2.2 वोल्ट है वो इसका विद्युत अपघट्य ही खा जाता है इस वोल्टेज को, क्योंकि ये विद्युत अपघट्य इसके साथ श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है तो तब क्या है, ये वोल्टेज को कुछ खा जाता है, आप ऐसे कह सकते हो। कुछ वोल्टेज जो आपकी बुक में लाइन लिखी हुई है ना, वो ये लिखी हुई है कि विभव का पतन हो जाता है। यहाँ पे विभव पतन वोल्टेज बंटने को ही कहते हैं। भी ये 10 वोल्ट दो भागों में बंट गई, 9.8 इस पे आ गई, 0.2 इस पे आ गई। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि जब भी सेल को अपने बंद परिपथ में लगा देंगे तो जो प्रतिरोध के सिरों का वोल्टेज है, भी आपको ऐसे कह दिया भी एक प्रतिरोध है, इसको डायरेक्ट आपने बैटरी से जोड़ दिया ऐसे। तो अब होना तो ऐसे चाहिए कि अगर ये 10 वोल्ट की बैटरी है तो इसके सिरों का विभवांतर भी 10 वोल्ट आना चाहिए। मैंने आपको कहा है कि अगर दो प्रतिरोध लगा दूं, इसके सिरों का विभवांतर भी 10 वोल्ट आना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज़ देखी गई कि अगर 10 वोल्ट की बैटरी लेते हैं तो यहाँ विभवांतर 10 वोल्ट ना आके उससे थोड़ा सा कम आता है। तो ये जो विभवांतर अपने मापते हैं, ये विभवांतर होता है वास्तव में टर्मिनल वोल्टता, ठीक है ना। जब अपने सर्किट बना देते हैं उस टाइम की वोल्टेज है ये वाली। तो समझ आई ये बात। तो अब देखो दोबारा परिभाषा देख लो, ये क्या है कि जब सेल से बाह्य प्रतिरोध या परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है, अर्थात सेल बंद परिपथ में होता है, तो सेल के दोनों टर्मिनलों के मध्य विभवांतर उसकी टर्मिनल वोल्टता कहलाता है। टर्मिनल वोल्टता को कैपिटल वी से दर्शाती है। यानी सेल जब भी आपका बंद परिपथ में होगा उसकी वोल्टता क्या होगी, जो उसकी वास्तव में विद्युत वाहक बल जितने की वोल्टेज का वो है उससे थोड़ी सी कम आएगी। इसको अपने क्या बोल देते हैं, टर्मिनल वोल्टता। तो टर्मिनल वोल्टता और विद्युत वाहक बल में एक ही फर्क है बस, कि विद्युत वाहक बल तो होता है जब सेल से आप धारा नहीं ले रहे, सेल आपका खुले परिपथ में होता है। और टर्मिनल वोल्टता क्या होती है, जब आपका सेल बंद परिपथ में होता है, यानी उससे आप धारा ले रहे होते हो। और ये हमेशा क्या होता है, जब सेल से धारा ले रहे होते हैं अपने, तो जो टर्मिनल वोल्टता का मान है विद्युत वाहक बल से हमेशा क्या आता है, कम आता है बच्चों। समझ आई।
कम आता है। उसका कारण मैंने आपको बता दिया, क्योंकि कुछ जो विद्युत वाहक बल का कुछ भाग क्या हो जाता है, जब विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी तो वो क्या हो जाता है, सेल का खुद का ही विद्युत अपघट्य उस वोल्टेज को खा जाता है, या विभव का पतन हो जाता है यहाँ पर, यानी वोल्टेज बढ़ जाती है। समझ आई इतनी बात? मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए ये वाली चीज़, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है कि जब सेल से बाह्य परिपथ धारा बाह्य परिपथ में ली जा रही हो तो V क्या होता है, लेस देन E होता है, यानी कि जो सेल की टर्मिनल वोल्टता है वो विद्युत वाहक बल से कम होती है। समझ आई इतनी बात? अब नेक्स्ट है कि सेल का क्या है, विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता में संबंध, ये है। तो अभी ये वाला टॉपिक आपको मैं अभी बोर्ड पर करवाता हूँ, क्योंकि देखो इस टॉपिक में क्या है आपके पास, इस टॉपिक में ये वाला डेरिवेशंस है, ठीक है ना, कैलकुलेशन है, तो इस कारण ये वाला मैं आपको बोर्ड पर करवाता हूँ। तो इस टॉपिक को बोर्ड पर करके अभी अपने नोट्स पर वापस आते हैं। तो बोर्ड पर इसको समझो बच्चों। तो देखिए बच्चों, जो अपना ये टॉपिक था सेल का विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता, इसमें संबंध निकालते हैं अपने, ठीक है। बाकी तो आपने अभी समझ चुके हो आप इससे पहले, जो भी यानी कि इनकी परिभाषाएं हैं, अब इनके बीच संबंध क्या होता है वो निकालना है। तो टर्मिनल वोल्टता जैसे कि आप जान चुके हो कि क्या होती है, कि जब अपना सेल क्या होता है किसी बंद परिपथ में होता है तो उसके सिरों की वोल्टता टर्मिनल वोल्टता, लेकिन जब खुले परिपथ में होता है मतलब किसी सर्किट से जुड़ा हुआ नहीं होता, तो तब उसके सिरों का विभवांतर क्या हो जाता है, उसका विद्युत वाहक बल बन जाता है, या ईएमएफ बोल देते हैं सेल का उसको, ठीक है। ये चीज आप पढ़ चुके हो। तो अब देखो कि मैंने यहाँ पे दोनों में संबंध निकालना है, तो अपने एक सेल लेते हैं ये वाला, जिसका विद्युत वाहक बल कितना है, ये वाला ई है, ठीक है, इसको ई बोलेंगे अपने। और जो इसका आंतरिक प्रतिरोध है वो स्मॉल आर है। आंतरिक प्रतिरोध आप पढ़ चुके हो कि क्या होता है, कि जो सेल का जो विद्युत अपघट्य है उसका प्रतिरोध होता है, तो उसमें से जब धारा गुजरती है तो उससे क्या होता है, धारा के रास्ते में रुकावट उत्पन्न होती है, तो वो आंतरिक प्रतिरोध होता है। अब अपने इस सेल को क्या करिए, ये कंप्लीट एक सेल बनाता है, इसको अपने आपने प्रतीक मैंने दिखाया भी अभी आपको नोट्स में। तो अब देखो ये सेल है और इसके साथ ही एक अपने प्रतिरोध लगाया हुआ है आर, और इसके सिरों का विभवांतर कितना है, वी है, ठीक है। तो अगर मैं इस v का मान लिखना चाहूँ यहाँ पे, तो v बराबर में आई आर लिख सकता हूं, अगर इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है तो ये लिख सकता हूं, ठीक है। तो अब अगर मैं यहां लिखूं कि परिपथ से, ठीक है, यहां से मैं अगर लिखना चाहूं तो यहां मैं एक समीकरण लिखता हूं, E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर, ठीक है। अब ये समीकरण कैसे लिखी, आपको एक चीज तो आपने, जब मैंने प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन करवाया था तो उसमें आपको एक चीज बताई थी मैंने आपको, क्या, कि अगर मान लो यहाँ पे आपने 12 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, तो जब श्रेणी क्रम में प्रतिरोध होते हैं तो इसमें वोल्टेज बढ़ जाती है, जैसे 5 वोल्ट आ गई, 4 वोल्ट, यहाँ पे 3 वोल्ट, टोटल तीनों की वोल्टता कितनी होगी, इस 12 के बराबर हो जाएगी। समझ आई इतनी बात? तो अब वही है कि जो आपका विद्युत वाहक बल है, यानी ये सेल का टोटल होते हैं, टोटल कितनी वोल्टेज है, लेकिन जब आपने परिपथ लगा दिया, धारा प्रवाहित होने लग गई, तो इसके सिरों पर, यानी जिस प्रतिरोध को आप इसके सिरों पर लगा रहे हो तो उसके सिरों पर अपने को V वोल्टेज मिलती है। और आपको आपने अभी पढ़ा भी है कि V का मान क्या होता है, इस E से कम होता है। अब कम क्यों होता है, आंतरिक प्रतिरोध के कारण। और उसका कारण देखो क्या है, कि कुछ जो वोल्टेज है वो तो यहां पे आ जाती है, कुछ पार्ट तो इस प्रतिरोध के क्या आ जाता है, सिरों पर आ जाता है, और कुछ यहां पर आ जाता है। मतलब अगर मान लो ये सेल आपका 10 वोल्ट का है, तो आप ऐसे कह सकते हो 9 वोल्ट यहां पे आ जाएगी, और 1 वोल्ट क्या खा जाएगा, जो सेल के अंदर विद्युत अपघट्य पदार्थ होगा उस पर रह जाएगी वोल्टेज। क्योंकि देखो दोनों ही प्रतिरोध किस में है, श्रेणी क्रम में है यहाँ पे, तो वोल्टेज क्या होगी, यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो इस कारण क्या होता है कि जो इस प्रतिरोध के सिरों पर अपने को वोल्टता मिलती है, इस वोल्टता को अपने क्या बोल देते हैं, टर्मिनल वोल्टता बोल देते हैं। भी अपने को तो ऐसे ही लगता है भी ये वाला सेल है ना वो 9 वोल्ट का ही है, ये वाला लगा हुआ, 1 वोल्ट कौन खा गया, उसका आंतरिक प्रतिरोध खा गया यहाँ पे। तो अपने यही चीज है कि जो इस सेल के सिरों का, सॉरी, प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर V है, और जो इसके सिरों का है वो देखो, जब इसमें से I करंट प्रवाहित हो रहा है तो I इंटू आर लिख सकता हूं, और यहाँ V इज इक्वल टू आई इंटू कैपिटल आर, यहाँ स्मॉल आर और यहाँ कैपिटल आर आ जाएगा। तो E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर, और जो आपकी बुक में समीकरण दी हुई है कि V इज इक्वल टू
ई माइनस आई आर, यानी इस आई आर को इधर ले आओ। एक समीकरण तो आपकी बुक में ये वाली दी हुई है। ये कब है? जब आपका सेल क्या है? बंद परिपथ में है। सेल किस में है? बंद परिपथ में है। अब बुक में ना एक वर्ड लिखा हुआ और वो है आपका विभव पतन। भी जब अपने सेल को बंद परिपथ में लगा देते हैं तो उसमें विभव पतन हो जाता है। विभव पतन का मतलब ये है वोल्टताओं का बंट जाना। भी कुछ वोल्टता यहाँ पे आ जाती है, कुछ क्या है आंतरिक प्रतिरोध पर ही रह जाती है। जैसे आपने मान लो श्रेणी क्रम संयोजन किया था तो उसमें यही पढ़ा था कि बंट जाती है वोल्टता, यानी अगर टोटल वी वोल्टेज है V1 V2 V3 पर बंट जाती है वहां पर, तो वो V1 V2 V3 वो क्या है? विभव पतन है। ठीक है ना? तो विभव पतन का मतलब क्या है कि वोल्टताओं का बंटना यहां पर। तो अब देखो क्या है, ये वाला फॉर्मूला आ गया। अब इससे अगर मैं इसी फॉर्मूले से अगर मैं कहूं, ये वाली समीकरण है, इससे कहूं कि आंतरिक प्रतिरोध का निकालो कितना होगा, आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला। तो आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला जो होगा वो देखो मैं लिख रहा हूं, ये वाली समीकरण को समीकरण नंबर 1 दे दो आप, तो E माइनस वी बराबर आई स्मॉल आर हो जाएगा। ठीक है? या स्मॉल आर की वैल्यू निकालूं तो E माइनस वी अपॉन में आई हो जाएगा। ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब आपको एक रिलेशन पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो अगर मैं I की वैल्यू यहां से निकालूं इस समीकरण से तो वो क्या आ जाएगी? V बटा आर। और इस I की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देता हूं तो R इज इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन वी, और बटा में R है, और ये वाला R कहाँ चला जाएगा? इधर गुणा में चला जाएगा। एक फॉर्मूला ये आ गया, ये धारा के रूप में है, और ये वाला फॉर्मूला किसके रूप में है? वोल्टता के रूप में है। आप ऐसे कह सकते हो। एक फॉर्मूला और दिया हुआ है बुक में, वो भी यहीं से लिया हुआ है। क्या कि उन्होंने क्या किया हुआ है बुक में कि इस यहाँ पे मान लिखा हुआ है जो, वो इसी समीकरण से अपने लिखते हैं कि इस समीकरण से अगर मैं लिखना चाहूं E बराबर V प्लस आई स्मॉल आर से E बराबर, यहाँ V इज इक्वल टू आई आर रख दूं और I स्मॉल आर यहाँ पे है ना ये वाला। ठीक है? तो E बराबर I कॉमन आ जाएगा और कैपिटल R प्लस स्मॉल आर। तो I की वैल्यू यहाँ पे E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल आर। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं। देखो सारे फॉर्मूले इसी समीकरण, इन दो समीकरणों से बन रहे हैं। ठीक है? तो चाहे तो आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूले हो ये वाले, चाहे ये वाले फॉर्मूले हो, सारे आपके क्या हैं? इसी वाली समीकरण से बनते हैं। मेन चीज बच्चों आपको दिक्कत इसमें ही आती है, पिछली बार भी जब मैंने पढ़ाया इसी में दिक्कत आई थी कि सर ये है क्या चीज टर्मिनल वोल्टता। तो आप ठंडे दिमाग से बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो को देखो, फिर आपके समझ आएगा। तो आप सीधी सी बात ये रख लो कि E जो होता है सामान्य स्थिति में जब भी अपने सेल को यूज करते हैं अपने सर्किट में, तब क्या होता है, इस E का मान क्या होता है? इस V की तुलना में ज्यादा होता है। यानी EMF तब क्या होता है? ज्यादा होता है टर्मिनल वोल्टता से। विद्युत वाहक बल का मान टर्मिनल वोल्टता से ज्यादा होता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि इस टर्मिनल वोल्टता का कुछ भाग कहां पे चला जाता है? आंतरिक प्रतिरोध खा जाता है वोल्टता का। क्योंकि उसका प्रतिरोध है तो प्रतिरोध है तो वोल्टता आएगी आएगी वहां पर। V बराबर, अब आई धारा प्रवाहित हो रही है तो आई स्मॉल आर। हालांकि इस वोल्टता का मान बहुत ही कम होता है, इस आई आर का मान बहुत ही कम होता है, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते। इतना कम भी नहीं होता कि अपने इसको क्या कर सके? इग्नोर कर सके। समझ आई इतनी बात? तो ये थे बच्चों आपके फॉर्मूले। अब देखो कोई और बातें हैं तो वो अपने नोट्स में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो बच्चों बोर्ड पर समझ लिया आपने ये वाला टॉपिक, वहाँ पे मैंने डायग्राम के थ्रू आपको बता भी दिया। वो डायग्राम सॉरी मैं यहाँ पे बनाना भूल गया, आप बोर्ड से वहाँ से बना लेना। ठीक है ना डायग्राम? तो देखो क्या है, ये वाली समीकरण से ही आगे सारे सूत्र निकलते हैं। ये आई का सूत्र है, ये आर का है, तो ये सारे अपने सूत्र हैं। ठीक है? बोर्ड पर आपने अच्छे तरीके से समझ लिए इसको। तो मेन चीज़ है टर्मिनल वोल्टता और विद्युत वाहक बल में अंतर, वो अंतर आपको आना चाहिए। अब एक चीज़ यहाँ पे और है, मैं यहाँ पे आपको लास्ट में नोट बता देता हूँ। क्या है कि जब सेल को चार्ज किया जाता है या धारा दी जाती है, तो अब देखो जब अपने सेल को चार्ज करेंगे, ठीक है, जब सेल आपका मान लो जब सेल से अपने धारा ले रहे होते हैं, यानी ये परिपथ में लगा हुआ होता है, तो इससे धारा ऐसे प्रवाहित होती है, पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव में एंटर करती है। लेकिन जब आपका सेल क्या होगा, चार्ज करेंगे इसको, मतलब बाहर से धारा इस सेल को देंगे, तो सेल के चार्जिंग में धारा ऐसे जा रही होती है, धारा की दिशा विपरीत हो जाती है। ठीक है ना?
तो धारा की दिशा विपरीत होने से क्या हो जाता है कि जो आपका सेल की विद्युत वाहक बल है वो टर्मिनल वोल्टता से कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ बड़ी वोल्टेज लगाओगे तभी चार्ज होगा ये वाला सेल। अगर बड़ी वोल्टेज लगाओगे तभी चार्ज होगा। कि मान लो मैंने यहाँ पे एक सेल लगा दिया, अब ये 10 वोल्ट का है और आपने यहाँ पे 5 वोल्ट का ही सेल लगा दिया, तो अब ये सेल 5 वोल्ट वाला तो इससे धारा लेने लग जाएगा। हालांकि अपने आगे नेक्स्ट टॉपिक है सेलों को अपने जोड़ते कैसे हैं, वो सारा इसमें है। लेकिन फिर भी आप सोचो कि अगर इसको चार्ज करना चाहो इस 10 वोल्ट वाले को, तो आपको यहाँ पे 15 वोल्ट लगाना पड़ेगा। फिर इस 15 में से ये 10 वोल्ट ले लेगा अपना जितना इसको चाहिए होगा। ठीक है ना। तो सेल को जब भी अपने चार्ज करेंगे तो जो अपनी वोल्टेज लगाई हुई होती है वो इस वोल्टेज से क्या होती है, ज़्यादा होती है। मतलब जो सेल का विद्युत वाहक बल है वो टर्मिनल वोल्टता से कम होता है, यानी जो वोल्टेज उसके टर्मिनलों पर लगाते हैं उससे क्या होता है, कम। तो उसमें ये वाली जो समीकरण है ई प्लस आई आर हो जाती है। यहाँ ई माइनस आई आर थी, यहाँ ई प्लस आई आर हो जाती है। क्यों होती है? बस क्या है कि यहाँ पे धारा की दिशा है वो चेंज हो जाती है। जो यहाँ पे माइनस आई आर है ना, तो अब यहाँ पे जो आई की वैल्यू है वो यहाँ पे माइनस आई हो जाती है। तो जब आप आई की जगह माइनस आई रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वी बराबर ई प्लस आई आर, ये सूत्र हो जाएगा। हालांकि ये सूत्र इतना काम नहीं आता, आपको ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा उलझने की। तो मेन चीज़ आपको यही है कि टर्मिनल वोल्टता और विद्युत वाहक बल में संबंध पता होना चाहिए भी क्या है। तो देखो पूरा जोर लगाया मैंने अपनी तरफ से तो आपको समझाने का। अब समझना आपकी जिम्मेदारी है भी टर्मिनल वोल्टता और विद्युत वाहक बल में संबंध क्या है। श्रेणी क्रम संयोजन को पहले अच्छे तरीके से पढ़ लेना, फिर अपने क्या है ये वाला टॉपिक आपके समझ में आ जाएगा। और मुझे ज़रूर कमेंट में बताना कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा, समझ में आया, कितना का आया। ये वाला टॉपिक तो अपने सिलेबस में है, ठीक है ना। अब जो सिलेबस है उसमें ये वाला टॉपिक इंक्लूड है, तो आपको ये वाला टॉपिक तो अब अच्छे तरीके से करना ही पड़ेगा। जो बच्चे ओनली 60% सिलेबस कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। समझ आई बात? तो उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और इस वीडियो को बनाने में टाइम भी मुझे काफ़ी लगेगा, अभी इसको एडिट उडिट करूँगा तो बीच में वो वाली वीडियो डालनी पड़ेगी बोर्ड वाली, ठीक है ना। तो इस कारण क्या है कि आपको मेन चीज़ बच्चों यही है, मेन मकसद मेरा यही है कि आपको समझ आना चाहिए, ठीक है ना। तो मुझे ज़रूर बताना आपको कितना समझ आया टर्मिनल वोल्टता, विद्युत वाहक बल। और नेक्स्ट क्या है, इससे 3 टॉपिक अपने रह गए हैं। और नेक्स्ट जो टॉपिक है 2 वो आपको बोर्ड पर ही करवाऊंगा मैं, बहुत ही अच्छे टॉपिक हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स। अच्छे तरीके से तैयारी करते रहें, लिख कर फिजिक्स को याद करें।